हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका ये 7वें नंबर का मॉडल पेपर है जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, जो आपकी हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो देखिए, जो गायत्री मंत्र है इसका सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, जो चीनी यात्री था फाहियान, ये किसके शासनकाल में आया था भारत? तो यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो यहां से जो ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, चीनी यात्री फाहियान का भारत में आने का मेन उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना इसका मेन उद्देश्य था। और देखिए, फाहियान का जो जन्म हुआ था वो चीन के वू यांग नामक स्थान पर हुआ था। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो देखिए, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। यहां से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ओके, और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किसने की थी? तो देखिए, जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ये की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। यहां जो ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में यहां पर। तो देखिए, इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू की क्या होती उसने की थी। अब देखिए, इस दल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए, यह अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? 39A। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 39A में कहा गया है कि जो सम्मान, न्याय और निःशुल्क जो विधेयक है वो सहायता का प्रावधान उसमें किया गया है। चलिए अगला देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो यहां पर आपको संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, ये नहीं है कौन सा? त्रिपुरा। ऑप्शन आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा। जो त्रिपुरा है वो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो ये कौन सा है? तो देखिए, यह है मिजोरम। यहां से जो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का जो क्षेत्र है वो मिजोरम में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है फागपुई। कौन सी है? फागपुई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह कितनी? 2157 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, और यह म्यांमार बॉर्डर के निकट छिमतुपुई जिले में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? यानी जो एपीकल्चर होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, ये किया जाता है किसका? मधुमक्खी का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मधुमक्खी का जो अध्ययन किया जाता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए रेशम के जो कीड़ा होता है, जिनकी रेशम के कीड़ा पालन को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं सेरीकल्चर। और मछलियों के पालन को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पीसीकल्चर। तो यहाँ पर आपको तीनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेसमेकर का संबंध है, यानी कि जो पेसमेकर होता है वो किससे संबंधित होता है, किडनी, दिमाग, पांव या फिर हृदय। तो देखिए पेसमेकर ये संबंधित होता है हृदय यानी कि हार्ट से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो पंचायती राज का आपको सबसे छोटा अंग बताना है, कौन सा होता है। तो देखिए ये होता है कौन सा, ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत होती है वो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होती है, सबसे छोटा पार्ट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है। तो देखिए 1 अप्रैल 2010 को आपको बताना है कि इस दिन कौन सा अधिकार भारतीयों को दिया गया था, प्रदान किया गया था। तो देखिए ये किया गया था कौन सा, शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा का जो अधिकार है यह 1 अप्रैल 2010 को भारतीयों को प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपलब्ध करेगा। तो ये कहा है कौन से अनुच्छेद में, 21A में। ओके, अब देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यानी कि प्रदान इसको किया गया है और यह अधिकार भारतीय बच्चों को 1 अप्रैल 2010 से प्रदान किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है। तो देखिए इसका आपको मतलब बताने कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपयों का परिवर्तन कर देना, इसका क्या होता है, मतलब इसका होता है, यानी कि जो रुपये की परिवर्तनीयता होता है उसका मतलब ये होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन कर देना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी। तो देखिए वर्ष 2001 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार आपको बताना है कि सबसे कम जो जनसंख्या थी वो किसकी थी। तो देखिए ये थी किसकी, आपको बताना है यहाँ पर, तो ये थी सिक्किम की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन से राज्य की कितनी जनसंख्या थी। तो देखिए सबसे कम किसकी थी, तो ये थी सिक्किम की। कितनी थी, 5,40,851 थी 2001 के अनुसार, और 2011 के अनुसार ये थी 6,10,577। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है। तो देखिए आपको यहाँ पर कठोर जल के लिए पूछा गया है, हार्ड वाटर के लिए यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है झाग नहीं बनाता है, जो कठोर जल होता है वो झाग नहीं बनाता है। सेकंड यहाँ पर है साबुन अधिक घिसता है। थर्ड यहाँ पर है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है इसमें, या फोर्थ यहाँ पर आपका है आयरन पायरोक्साइड की उपस्थिति होती है। तो देखिए आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, आयरन पायरोक्साइड की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए कठोर जल होता है उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं और सल्फेट आदि की उपस्थिति इसमें होती है, जिस वजह से वो क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता है। इसलिए साबुन क्या होता है, अधिक घिसता है। तो ये सभी बातें जो कठोर जल होता है उसके बारे में राइट है, लेकिन जो ऑप्शन डी था आपका वो बिल्कुल रॉन्ग था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मीटेरियोलॉजी अध्ययन है। तो देखिए जो मीटेरियोलॉजी अध्ययन होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आप यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उल्का व उल्का पिंडों का। सेकंड यहाँ पर है जलवायु का, मौसम का, या फिर लंबाई को मापने का। तो देखिए जो मीटेरियोलॉजी होती है उसमें अध्ययन किया जाता है मौसम की दिशाओं का। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, मौसम का। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेनी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि महिला नृत्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा घूमर। जो घूमर है ये महिला नृत्य है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं आप। तो देखिए घूमर राजस्थान का परंपरागत महिला लोक नृत्य है जो मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजातियों द्वारा विकसित किया गया और अन्य राजस्थानी समुदाय द्वारा इसको अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें लहंगा पहने हुए स्त्रियां गोल घेरे में लोकगीत गाती हुई नृत्य करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द व्हाइट मुगल्स किसने लिखी थी? तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है द व्हाइट मुगल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए ये लिखी गई थी किसके द्वारा? विलियम डेल रिम्पल के द्वारा। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलियम डेल रिम्पी ने द व्हाइट मुगल्स लिखी थी, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। तो जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या होता है आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी अवमूल्यन के समान। किसके समान होता है? पूंजी अवमूल्यन के समान होता है। इसके मध्य जो अंतर होता है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो इसके बारे में देख सकते हैं, जब सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से पूंजी अवमूल्यन निकाल दिया जाता है तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि यानी कि जीएनपी तथा एनएनपी क्या होता है। तो देखिए जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब देखिए जिसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं, जो देश के नागरिकों और व्यवसाय द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। कौन सा? जीएनपी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे एनएनपी के बारे में। तो देखिए एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट होती है, जिसे हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, जो कि एक निश्चित अवधि में जीएनपी की मात्रा को घटा करके नया माल खरीदने के लिए आवश्यक होता है। कौन सा? एनएनपी। तो यहाँ पर दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो देखिए अर्थशास्त्र का पितामह किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ है उसको कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1790 ईस्वी में हुई थी। और देखिए ये अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के कारण प्रसिद्ध हुए थे। कौन? एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए ये बोला जाता है पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको वो प्राणी बताना है जो कि स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए मछली, चमगादड़, व्हेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। जो फिश है यानी कि मछली है वो स्तनधारी यानी कि स्तनधारी प्राणी नहीं है, जबकि चमगादड़ और व्हेल जो है वो स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मछली। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो देखिए जो मलेरिया डिजीज होती है, रोग होता है, वो किस पर इफेक्ट डालता है, किसको प्रभावित करता है? तो देखिए ये प्रभावित करता है किसको? स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, उसको ये प्रभावित करता है मलेरिया रोग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है
उसका आपको यहाँ पर अनुपात बताना है कि अनुपात कितना होता है। तो देखिए इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1836, यानी कि जो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1836 इनका अनुपात होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका इनको द्रव्यमान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का आपको यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है और इनका जो अनुपात होता है वो 1836 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखिए ये कौन सी नहीं है, तो ये है विंडोज 98 जो है वो एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए विंडोज 98 कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फिर क्या है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 98। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर इसकी लंबाई है किसी व्यक्ति की। तो उसको अपना जो पूरा प्रतिबिंब है वो देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए क्या होता है कि ऑप्शन आपको यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 0.75 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो। इसलिए क्या होगा, जो 1.5 मीटर लंबा जो व्यक्ति है उसका जो पूरा प्रतिबिंब है वो उसमें दिख सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तब क्या होगा कि वो जो वस्तु होती है उसका पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो यहाँ पर आपको सौर मंडल का सबसे तीव्र ग्रह बताना है कौन सा है। तो देखिए ये आपका कौन सा? मरकरी यानी कि बुध। जो बुध ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे तीव्र ग्रह है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये बहता कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है जो नर्मदा नदी है वो? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और देखिए यह निकल करके 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात की जो खंभात की घाटी है वहां पर जाकर के वो गिरती है। और देखिए 1312 किलोमीटर में से यह 1071 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये क्या है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए जो बजट है इसको प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है कहां पर? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो यहाँ पर आपको वो स्टेट वो राज्य बताना है कौन सा जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। तो ये नहीं आपकी कौन से? राजस्थान राज्य की। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2 सितंबर 2016 को चुनाव आयोग ने कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया है? तो देखिए किया गया कौन सी पार्टी को? तृणमूल कांग्रेस पार्टी को। तो यहां से जो ऑप्शन आपका ए है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम 4 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में राज्य में पार्टी के रूप में मान्यता होने की शर्त को 2 सितंबर 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने पूरा किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संयुक्त युद्धाभ्यासों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको भारत के जो संयुक्त युद्धाभ्यास है उनके संबंध में आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये आपका नहीं है, कौन सा? ऑप्शन डी आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा, अल नागा है। जो अल नागा है ये यमन के साथ में नहीं है, तो ये किसके साथ में है? तो ये ओमान के साथ में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल नागा है भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2020 तक देश के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो यह कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो यहां से जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा। तो देखिए, सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं या 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट यानी कि बीच में जो स्कूल छोड़ दिए है जिन्होंने, तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण वो प्रदान करेगी। और देखिए, सरकार ने साल 2020 तक PMKVY के तहत 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अप्रैल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये प्रदान किया गया किसको? राजेंद्र जोशी को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो देखिए, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में मनाया गया था और यह उन प्रवासी भारतीयों को जिनकी मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय राजनेता को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, ये सम्मानित किए गए थे कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गलेन फिडिच इमर्जिंग आर्ट्स ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस भारतीय कलाकार को चुना गया है? तो देखिए, इस अवार्ड के लिए चुना गया है, किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है राजू बरैया को। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। राजू बरैया को गलेन फिडिच इमर्जिंग आर्ट्स ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 14 मार्च 2019 को किसे 28वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो देखिए, ये की गई थी किसको देने की? लीलाधर जगुडी को। जो ऑप्शन आपका डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कौन सी फिल्म को दिया गया है 92वें ऑस्कर पुरस्कार में? तो देखिए, ये दिया गया है पैरासाइट मूवी को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, पैरासाइट। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, आपको जो ये इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2020, इसमें आपको भारत की रैंकिंग बतानी है। भारत की रैंकिंग इसमें क्या रही है? तो देखिए, इसमें रही है कौन सी? 142वीं। जो ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, 142। ओके, अब देखिए, ये जो सूचकांक है, इंडेक्स है, ये टोटल कितने देशों के लिए जारी किया गया है? तो ये 180 देशों के लिए जारी किया है, जिसमें 142वें नंबर पर कौन है? भारत है। और देखिए, ये जो सूचकांक है, इंडेक्स है, यह 2002 से ही रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये किया गया है किसको? हिलेल फुर्स्टबर्ग को। तो जो ऑप्शन आपका सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिलेल फुर्स्टबर्ग को एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसको गणित का नोबेल कहते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में को देने का फैसला यहाँ पर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आज इस क्लास में हमने जीके, करंट अफेयर और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, वो भी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो देखिए, आपकी हर किसी एग्जाम के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डेली आपको क्लास में आना है। क्लास पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। ओके, और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से जाकर के आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।